मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बने। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। Good morning, students and teachers. As we gather here on this peaceful morning to pay homage and seek inspiration, let us remember and honor two of our nation's most illustrious leaders, Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri, on their birthday ceremony. सुप्रभात। मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा समय पर आप सभी बच्चों को ज्ञानवर्धक रोचक तथ्यों से अवगत कराया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज युग पुरुष महात्मा गांधी जी एवं देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। आज हम आपको इन दो महान क्रांतिकारियों के जीवन के कुछ प्रमुख बिंदुओं से रूबरू करवाएंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और प्रेरणा लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वधर्म समभाव और हिंदू धर्म पर बापू ने 12 जून 1947 की प्रार्थना सभा के बाद अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। और सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। और वहाँ भी जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए इतना। उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं ले सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है, और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चाएं होती हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में यहाँ पढ़ें। इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले तरह के सेनानी थे जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि। दूसरे तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। आइए हम इस महात्मा के बारे में और भी जानकारियाँ साझा करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आजाद कर देंगे।
परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलनों की शुरुआत थी और इसमें वे सफल रहे। ये सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ हद तो ये थी कि उन्हें ये नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए भी विवश किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। इसी वर्ष खेड़ा नामक एक गांव जो गुजरात प्रांत में स्थित है, वहां बाढ़ आ गई और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गए। तब उन्होंने इसके लिए गांधी जी से सहायता ली और तब गांधी जी ने असहयोग नॉन कोऑपरेशन नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जनता से बहुत समर्थन मिला और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था जो मुस्लिमों के कालिफ के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखी और वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता नेशनल लीडर बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बन गई। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरियां बढ़ती ही गई। विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया। इसी दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई और उन्हीं सभाओं की तरह ही अन्य स्थानों पर भी सभाओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी और वहां इस शांति सभा को अंग्रेजों ने जिस बेरहमी के साथ रौंदा था, उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता न की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो। यह आंदोलन सितंबर 1920 से शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला था। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों में से यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी की ये सोच थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसीलिए राज कर पा रही है क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है, तो अगर उन्हें ये सपोर्ट मिलना ही बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग न करें, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि शामिल न हो। लोगों को गांधी जी की बात समझ में आई और सही भी लगे। लोग बहुत बड़ी मात्रा में बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर दिया। इसके लिए लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, फैक्ट्री, कार्यालय आदि छोड़ दिए। लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकाल लिया, अर्थात हर वो प्रयास किया जिससे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता न मिले। परंतु इस कारण बहुत से लोग गरीबी और अनपढ़ होने जैसी स्थिति में पहुंच गए थे, परंतु फिर भी लोग ये सब अपने देश की आजादी के लिए सहते रहे। उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि शायद हमें तभी आजादी मिल जाती। परंतु आंदोलन की चरम स्थिति पर गांधी जी ने चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई घटना के कारण इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। चूंकि ये असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के चौरा चौरी नामक स्थान पर जब कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तब अंग्रेजी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी और कुछ लोगों की इसमें मौत भी हो गई। तब इस गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां उपस्थित 22 सैनिकों की भी हत्या कर दी। तब गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आजादी पाने के लायक नहीं हुए हैं, और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा,
तो 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया था और इस प्रकार यह आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से ही चलाया गया। इस दौरान कई लीडर और नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च सन 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई और यह यात्रा 5 अप्रैल सन 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान तक चली। यहाँ पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और यह कानून तोड़ा और इस प्रकार राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण चरण था। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाए जाने के एकाधिकार पर सीधा प्रहार था और इसी घटना के बाद यह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया था। इसी समय अर्थात 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भी घोषणा कर दी थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 24 दिनों में पूरी की और इस दौरान उन्होंने साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील 390 मी की दूरी तय की थी। यहाँ उन्होंने बिना किसी टैक्स का भुगतान किए नमक बनाया। इस यात्रा की शुरुआत में उनके साथ 78 स्वयंसेवक थे और यात्रा के अंत तक ये संख्या हजारों हो गई थी। यहाँ वे 5 अप्रैल सन 1930 को पहुँचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने इसी दिन सुबह के 6:30 पर उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और इसे भी हजारों भारतीयों ने मिलकर सफल बनाया। यह नमक बनाकर महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा जारी रखी और यहाँ से वे दक्षिण की ओर के समुद्र तटों की ओर बढ़े। इसके पीछे उनका उद्देश्य इन समुद्री तटों पर नमक बनाना तो था ही साथ वे कई सभाओं को संबोधित करने का भी कार्य कर रहे थे। यहाँ उन्होंने धरसाना नामक स्थान पर भी ये कानून तोड़ा था। 4 या 5 मई सन 1930 अर्धरात्रि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी और इस सत्याग्रह ने पूरे विश्व का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचा। ये सत्याग्रह पूरे वर्ष चला और गांधी जी की जेल से रिहाई के साथ ही खत्म हुआ और वो भी इसीलिए क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय लॉर्ड इरविन नेगोशिएशन के लिए राजी हो गए थे। इस नमक सत्याग्रह के कारण लगभग 80,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह नमक सत्याग्रह उनके अहिंसात्मक विरोध के सिद्धांत पर आधारित था। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह। कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और इसके लिए गांधी जी को प्रमुख नियुक्त किया। इसी के तहत धरसाना में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें अंग्रेजी सैनिकों ने हजारों लोगों को मार दिया था, परंतु अंततः इसमें गांधी जी की सत्याग्रह नीति कारगर सिद्ध हुई और अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह का अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर, जेम्स बेवल आदि पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो सन 1960 के समय में रंग भेद नीति, काले और गोरे लोगों में भेदभाव और अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिस तरह ये सत्याग्रह और अवज्ञा आंदोलन फैल रहा था, तो इसे सही मार्गदर्शन के लिए मद्रास में राजगोपालाचारी और उत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान को इसकी बागडोर सौंपी गई। 1940 के दशक तक आते आते भारत की आजादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। यह अंग्रेजी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अगस्त सन 1942 में की गई थी, परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण यह आंदोलन जल्दी ही धराशायी हो गया, अर्थात यह आंदोलन सफल नहीं हो सका था। इसके असफल होने के पीछे कई कारण थे, जैसे इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान आदि सभी के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा था और उनमें इस आंदोलन को लेकर बड़ी लहर थी और आंदोलन संपूर्ण देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ, अर्थात आंदोलन की शुरुआत अलग अलग तिथियों पर होने से इसका प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा बहुत से भारतीयों को ऐसा भी लग रहा था कि यह स्वतंत्रता संग्राम का चरम है और अब हमें आज़ादी मिल ही जाएगी, और उनकी इस सोच ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। परंतु इस आंदोलन से एक बात ये अच्छी हुई कि इससे ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में उनका शासन नहीं चल सकता, उन्हें आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना होगा। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवनकाल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थी। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। ये भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली।
आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित हो जाता था। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरि जन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। जन्म और परिचय। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जिले के एक गांव में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे और अहिंसा के प्रशंसक थे। छोटे से शहर में लाल बहादुर की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थी तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार में इस कहानी से। एक लड़का काशी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ता था। उस लड़के का गांव काशी से 8 मील दूर था। वो हर रोज वहां से पैदल चलकर और उसके मार्ग में जो गंगा नदी बहती थी उसे पार कर स्कूल जाया करता था। उस समय गंगा नदी पार करने के लिए नाव के सफर के लिए 2 पैसे लगते थे। 2 पैसे आने के लिए और 2 पैसे जाने के लिए। हिसाब लगाया जाए तो महीने के लगभग 2 रुपए। उस समय 1 तोला सोने की कीमत 100 रुपए से भी कम थी, यानी उस समय के 2 रुपए आज के 25 रुपए के बराबर होंगे। उस लड़के ने अपने माँ बाप पर ज्यादा बोझ ना पड़े इसलिए एक भी पैसा माँ बाप से नहीं मांगा। उसने तैरना सीख लिया। गर्मी का मौसम हो या ठंड का और या फिर बारिश का मौसम हो, वो हर रोज गंगा नदी को तैर के स्कूल जाया करता था। एक बार पौष मास के ठंड में उस लड़के ने सुबह स्कूल जाने के लिए गंगा नदी में छलांग लगा दी। तैरते तैरते वो लड़का नदी के मध्य भाग में आ गया। उसी समय एक नाव में कुछ यात्री नदी पार कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये छोटा बच्चा अब नदी में डूब के मर जाएगा। वो उस लड़के के पास नाव लेकर गए और उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसे नाव में ले लिया। पर जब उन यात्रियों ने उस लड़के की तरफ देखा तो उस लड़के के चेहरे पर जरा भी डर या कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए। इतना छोटा बच्चा और इतना साहसी। वो यात्री उस लड़के से बोले, तुम अगर अब मर जाते तो ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। तब जवाब में लड़का उनसे बोला, साहस तो करना ही चाहिए। जीवन में कई सारी विपदाएं आएंगी, उनको रोकने के लिए साहस तो जरूरी है ही। अगर मैंने अभी से मेरे अंदर साहस नहीं रखा तो जीवन में आगे चल के मैं बड़े बड़े कार्य कैसे कर सकूंगा। लड़के का जवाब सुनकर लोग और हैरान रह गए। तभी एक यात्री ने उस लड़के से पूछा, साहस तो ठीक है, पर इतनी सुबह तैरने क्यों आए? दोपहर नहाने के लिए आ गए रहते। लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैं नहाने के लिए नदी में नहीं कूदा, मैं तो स्कूल जा रहा हूं। तब वही यात्री बोला, अरे तो नाव में बैठ के आराम से गए रहते, इतनी बड़ी जोखिम लेने की जरूरत क्या थी? लड़का बोला, रोज 4 पैसे आने जाने के लिए लगते हैं, मुझे मेरे गरीब माता पिता पर बोझ नहीं डालना, मुझे तो खुद के पैरों पर खड़ा होना है। अगर मेरा खर्चा बढ़ा तो उनको घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। लड़के का जवाब सुनकर सभी यात्री दंग रह गए। सब लोग उसकी तरफ आदर भाव से देखने लगे। वही साहसी लड़का
आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री बना और उस लड़के का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, शास्त्री जी की इस कहानी से हम यही बोध ले सकते हैं कि कोई भी काम अगर साहस से किया जाए और अगर हम खुद पर पूरा विश्वास रखते हैं तो जीवन में हमारे लिए हर चीज मुमकिन है। लाइफ में हर वक्त हमारे सामने नए चैलेंजेस, नई समस्याएं आती रहेंगी, पर हमें उन्हें अपना एक्सक्यूज नहीं बनाना है, बल्कि उन्हीं चैलेंजेस को फेस करके हमें लाइफ में चैंपियन बनना है। आरंभिक जीवन। शास्त्री जी का आरंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने शिक्षा में उन्नति पाई और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दासता से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। प्रधानमंत्री बनना। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास और सुरक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उनका सबसे प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान था, जिससे वे कृषि और रक्षा क्षेत्र की समृद्धि के लिए प्रोत्साहित करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी पसंद व्यक्ति थे और आज भी लोग उनकी ईमानदारी सच्चाई की मिसाल देते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन की इस घटना से। लोग यकीन करेंगे कि जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके पास अपना घर तो दूर स्वयं की अपनी कार भी नहीं थी। अपने बच्चों के अनुरोध पर उन्होंने कार खरीदने का फैसला किया। अनिल शास्त्री याद करते हैं, जब हम लोग ने बच्चों ने डिमांड किया, अब आप भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम स्कूल टांगे से जाते हैं या किराए की गाड़ी से जाते हैं, और आप ने अभी तक अपने बच्चों के लिए कार नहीं खरीदी। उन्होंने इस बात को इकरार किया। उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं। वो हमेशा आप करके बात करते थे, हम लोग छोटों से भी। उन्होंने अपने निजी सचिव वेंकटरामन थे, उनको कहा कि भाई कार खरीदनी है। उन्होंने आके बताया कि भाई फिएट कार का दाम उस समय 1964 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे 12,000 रुपए था, लेकिन उनके बैंक में केवल 7,000 रुपए थे। तो हम लोगों ने कहा कि अब छोड़ दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने वचन दे दिया है तो मैं कर्ज लेके गाड़ी खरीदूंगा। और उन्होंने 5,000 रुपए का कर्ज पंजाब नेशनल बैंक से उस समय लिया और वो कार खरीदी। कार को उनके निधन के बाद उसका कर्ज मेरी माँ ललिता शास्त्री जी ने अपने पेंशन से अदा किया। हालांकि इंदिरा जी उसमें प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा ललिता जी ये कर्ज जो है सरकार माफ हम कर देंगे पंजाब नेशनल बैंक से बात करके। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ उनके सिद्धांत, उनकी ईमानदारी, उनके मूल्य जुड़े हुए हैं, तो इसको मुझे पे करने दीजिए। ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े दिक्कत राजनेता सत्ता में आने के बाद अपने परिवार को सर्वप्रथम रखते हैं, लेकिन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो पूरे भारतवर्ष को ही अपना परिवार मानते थे। उनके जीवन का यह प्रसंग उनकी महानता और मूल्यवान गुणों को दर्शाता है। शास्त्री जी एक आदर्श पिता भी थे। उनके बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने उन्हें मारना तो दूर, कभी उनसे ऊंचे शब्दों में भी बात नहीं की। एक बार उन्होंने मुझे रात में ऑफिस से आने के बाद बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अनिल, मैंने देखा है कि आप जब बड़ों के पैर छूते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो घुटनों तक ही जाते हैं, पैर तक नहीं जाते। तो मैं 16 वर्ष का था और कैसे मैं अपनी गलती को इतने आसानी से मान लूं। और मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बाबूजी कहते थे, बाबूजी ये बात आप गलत कह रहे हैं, मैं तो ठीक से पैर छूता हूँ, आपने मेरे भाइयों में ये कमी देखी होगी। और कोई पिता होता तो नाराज होता, डांटता फटकारता, शायद तमाचा भी लगा देता। तो उन्होंने कहा जरा 1 मिनट के लिए खड़े होइए आप। तो मैं खड़ा हो गया और मेरे देखते देखते बड़े ही सम्मान और आदर के साथ उन्होंने मेरे पैर छुए। और पैर छूकर उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर इसी तरह आप पैर छूते आए हैं तो हो सकता है मेरे देखने में कोई गलती हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो मैंने तरीका बताया है उसको अपनाने की कोशिश करिएगा अपनी जिंदगी। ताशकंद समझौता उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र था, भारत पाकिस्तान संघर्ष, और उन्होंने 1965 में ताशकंद समझौता को साकार किया, जिससे युद्ध रुका। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए
तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में हुई, जब वह भारतीय सुरक्षा के लिए समझौता कर रहे थे। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारतवर्ष के लिए एक अनमोल रत्न साबित हुए, इसीलिए उनको माटी का लाल कहा जाता है और वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी माटी यानी जड़ों से जुड़े रहे। उनका एक महान नारा जो आप सभी बच्चे उनके पीछे दोहराएंगे। आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।